नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आपको सीधे लिए चलते हैं पुणे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर पहुंचे। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। और सिर्फ मूर्ति लगाने का फैसला किया नहीं, उनके निर्णय में भी सरदार साहब की लौह पुरुष की पहचान मिलती है। सरदार साहब ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था। यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। और वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी ही बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिला है और तिलक जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाने का अवसर मिला है। वो एक अद्भुत मूर्ति है
जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। वो गीता के कर्मयोग को जीने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में मांडले की जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देश को हर चुनौती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिए कर्मयोग की सहज समझ दी, कर्म की ताकत से परिचित करवाया। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तिलक जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वास करने के बड़े आग्रही थे और करना सिखाते थे। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे। पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भारत गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ सकता, तिलक जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया। उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास था, उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था, उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था, यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचाट जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे 10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्ग्यूसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया, इस अहम विषय को उठाया है। भाई और बहनों, आज भारत में ने हमारी संस्कृति पर विश्वास पॉलिसी में भी दिखाई, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था, उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था, यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचाट जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे
10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्ग्यूसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अहम विषय को उठाया है। भाइयों और बहनों, आज भारत में ट्रस्ट सरप्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देशवासियों के परिश्रम में भी झलकता है। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। हम देश के आम आदमी को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ईमानदारी पर, उसकी कर्तव्य शक्ति पर विश्वास है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज ज्यादातर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं। कागजों को अटैच करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है। इससे देश में एक अलग माहौल बन रहा है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम हैं उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए, लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जनविश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा है। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमें देख रहे हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं।
उनके आशीर्वाद से, उनके विचारों की ताकत से हम एक सशक्त और समृद्ध भारत के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। मुझे विश्वास है हिंद स्वराज संघ तिलक के आदर्शों से जन जन को जोड़ने में इसी प्रकार आगे आकर के अहम भूमिका निभाता रहेगा। मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस विचार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिलक सम्मान पाना सौभाग्य की बात है, जिसकी राशि को उन्होंने गंगा को समर्पित किया है। गंगा की सफाई के लिए उस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में एक मंच पर एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलक को याद करते हुए ये कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है देश के लिए, जो उन्होंने सेवा की है, उसे शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। सबसे पहले पहुंचकर दगड़ू सेठ मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद जनता को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज मंच साझा किया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन होगी बहस। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बड़ी खबर, विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन होगी बहस। तो संसद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 से 10 अगस्त अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार जिसको लेकर दोनों ही सदनों में हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सवाल उठा रहा था। अब अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। 8 से 10 अगस्त यानी कि 3 दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर। 8 से 10 अगस्त सदन में होगी चर्चा, 3 दिन होगी बहस। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे बयान। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ी खबर। 8 से 10 होगी चर्चा, 3 दिन होगी सदन में बहस। संसद से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एक साथ लामबंद हुआ था। स्पीकर को नोटिस सौंपा था, जिसको लेकर आज स्पीकर ने तारीख तय की है। 8 से 10 यानी कि 3 दिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। देश और प्रदेश में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। वहीं आई फ्लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बहुत तेजी से आम जनता के बीच आई फ्लू अपना पैर पसार रहा है। इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज के ओपीडी वार्ड में इस बीमारी को लेकर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश वर्मा से बातचीत के दौरान बताया गया कि ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है और इसको लेकर लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे बचाव के लिए बाहर चश्मा लगाकर निकले, आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं और दिन में 3 से 4 बार आंखों को धुलें। इसके अलावा आई फ्लू के मरीजों के संपर्क में ना रहें। अधिक समस्या होने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें।
आप यहाँ आ गए क्या? कैसे ना अपना सामान सब अलग रखना है, साफ सफाई रखना है, आपको धोते रहना पानी से और 5 से 7 घातक तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फैलती है एक दूसरे से, ठीक हो जाती है एक हफ्ते में करीब 5 से 7 दिन। बचाव के लिए अपना कपड़ा, अपना सामान उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 युवकों को डंपर ने कुचल दिया था, जिसके बाद सीओ दीपक सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद हादसे से गुस्साए भीड़ ने रोड जाम कर दिया और पुलिस से धक्का मुक्की भी की। वहीं पुलिस ने तीनों ही शव को कब्जे में लेकर डंपर को भी थाने ले गई है। तो उन्नाव में इस हादसे में तीनों युवकों की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा जिस समय हुआ, स्पीड अधिक होने की वजह से कहीं ना कहीं यह हादसा हुआ। ऐसे में डंपर चालक तो फरार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। रायबली के ददौर गांव में सपा नेता पर न्यायालय में मुकदमे के दौरान जबरन करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रराज पटेल पर पीड़ितों ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह ने दावेदारी पेश की है, जहां 12 अगस्त को होने वाले चुनावों के लिए संजय कुमार सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि कल नामांकन का आखिरी दिन पर्चा दाखिल करके संजय सिंह ने सबको चौंका दिया है। तो वहीं संजय कुमार सिंह को डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का नजदीकी माना जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि 12 साल बाद डब्ल्यूएफआई को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।